गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन गिवन बाय व्लादिमीर कोपेन। यानी कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार उसको बनाया गया और क्या उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस सभी पे हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी तरह की भौतिक दशाएं मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व मिलते हैं जिसके कारण किसी स्थान की जलवायु और मौसम प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के विशाल आकार को यदि हम ध्यान में रखें और जलवायु के विभिन्न तत्वों को यदि हम ध्यान में रखें तो कई बार हमें विभिन्न तत्वों के एसोसिएशन के आधार पर उस स्थान की जलवायु को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब भी हम कभी किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, खास तौर से साइंसेस में, तो हम बार बार इस शब्द को सुनते हैं कि क्लासिफिकेशन। तो जलवायु वर्गीकरण से पहले हम समझें कि ये क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, हमारे संसार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम उनको अध्ययन करते हैं तो कई बार उनको किसी खास गुण के आधार पर, किसी खास क्राइटेरिया के आधार पर जब हम एक साथ रखते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ को सिस्टमेटाइज करने का, ऑर्डर देने का एक तरीका होता है जिसमें हम एक आधार मानते हैं और उस आधार के ऊपर हम चीज़ों को एक वर्ग में रखते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे धरती पर विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं, बहुत प्रकार के उच्चावच मिलते हैं और यहाँ पर जो जलवायु के तत्व हैं, वर्षा, तापमान, हवा, नमी, ये सभी विभिन्न जो तत्व हैं ये अलग अलग एसोसिएशन में, अलग अलग अनुपात में हर जगह मिलते हैं। तो आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि हम पूरी धरती पर जलवायु को व्यवस्थित रूप में किस प्रकार पढ़ें, जिसके लिए हम जलवायु का वर्गीकरण का सहारा लेते हैं। हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न जलवायु के तत्वों को अध्ययन करते हैं और उनको किसी आधार पर एक साथ रख के उनका वर्गीकरण करते हैं। इस वर्गीकरण करने से चीज़ें सिस्टमेटाइज होती हैं और चीज़ों को पढ़ना सही हो पाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विज्ञान के जो विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी जगह चीज़ों के क्लासिफिकेशन पे जोर दिया जाता है। बायोलॉजिकल पूरी की पूरी बायोलॉजी जो है, बायोलॉजिकल साइंस है, वो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी क्लाइमेट की स्टडी के लिए हम क्लासिफिकेशन का सहारा लेते हैं। हमारी ज्योग्राफी में कुछ ऐसे भूगोलवेता हुए हैं, ऐसे कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से डीपली एसोसिएटेड है, जिसमें कोपेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कोपेन के अलावा यदि हम बात करें, थॉर्नवेट एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनको आप आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन में, इस ऑनलाइन क्लास में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कोपेन की क्लासिफिकेशन को देखें। तो देखिए, जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है। इंपीरिकल क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का, दूसरा जेनरिक क्लासिफिकेशन और तीसरा अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जब हम इंपीरिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इंपीरिकल होता है अनुभव आधारित, जिसमें हम जलवायु के विभिन्न तत्वों को अनुभव करें और उनके आधार पर हम किसी भी जगह की जलवायु को वर्गीकृत करें। इसमें मूल रूप से उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो दिखाई देते हैं, जिनको क्वांटिफाई करना आसान होता है, जिनको आप क्वांटिफाई करके डेटा में डालकर उनको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। वहीं जब हम दूसरी तरह के क्लासिफिकेशन को देखें तो कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं जेनरिक क्लासिफिकेशन। जेनरिक क्लासिफिकेशन कॉजेटिव फैक्टर बेस्ड होता है कि किसी भी जगह जलवायु के तत्वों का निर्धारण में कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है, कारक कौन से रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण है किसी भी स्थान पर जलवायु की कुछ खास विशेषताएं मिलने के लिए। वहीं जब हम तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तीसरे क्लासिफिकेशन को हम अप्लाइड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये अप्लाइड क्लासिफिकेशन जलवायु के विभिन्न तत्वों का
एक एसोसिएशन दिखता है किसी खास स्थान पर, एप्लीकेशन दिखता है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तत्व किसी भी विशेष स्थान के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। ये क्लासिफिकेशन के 3 आधार होते हैं। एम्पिरिकल, जहाँ थ्रू सेंसेस हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। जेनरिक क्लासिफिकेशन, जिसमें कारण पे ध्यान दिया जाता है कि किसी भी जलवायु के कारण क्या हैं, वहाँ उसके वर्गीकरण को आधार बनाया जाता है। और वहीं तीसरा व्यवहारात्मक, जो व्यवहारिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम अप्लाइड क्लासिफिकेशन कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे तत्वों के एसोसिएशन के आधार पर हम किसी भी जगह की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। सॉरी। तो ये जैसा मैंने पीछे बताया कि जलवायु के वर्गीकरण के 3 आधार होते हैं। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन होता है, जेनरिक क्लासिफिकेशन होता है और अप्लाइड क्लासिफिकेशन होता है। जहाँ एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन जो है वो थ्रू सेंसेस होता है, जिसमें हम देख पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं, जिसके ज़्यादातर क्लासिफिकेशनों में जो मूल बात जिसको लिया जाता है वो है तापमान और वर्षा, और उसके वार्षिक वितरण को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसी तरह जब हम जेनरिक क्लासिफिकेशन देखें, और हम बचपन से जिस जेनरिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते आए हैं वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें हम मानते हैं कि तापमान के कारण ही वहाँ की जलवायु वर्गीकृत हुई है, प्रभावित हुई है। जब हम तीसरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जो उसको हम अप्लाइड क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसमें जलवायु पर जो विभिन्न तत्व हैं उनके प्रभावों को एक साथ पढ़ा जाता है। और यदि आप किसी भी स्थान पर जलवायु के प्रभावों को देखें तो उसका सबसे पहला रिफ्लेक्टिव फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी जगह जलवायु के विभिन्न तत्वों के एसोसिएशन को देखने का, वो होता है वेजिटेशन। तो जनरली ऐसे क्लासिफिकेशन, अप्लाइड क्लासिफिकेशन या तो सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं या होते हैं वेजिटेटिव जो क्लासेस हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं, यानी वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। हम जब भी हमने ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की तो शुरू से हम एक ग्रीक्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं, जो हमने पीछे भी देखा था। 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, जहाँ पर ईयर राउंड जो हमारी सोलर रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथवर्ड जाते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटली वार्म एंड कोल्ड सीजन्स होते हैं, जिसके कारण इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसी तरह 66.5 से नॉर्थ एंड साउथ जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक ऐसा रीजन आता है जिसको हम पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ ठंड पड़ती है, साल भर सर्दियों का मौसम रहता है। ये एक कॉजेटिव फैक्टर है जिसमें जेनरिक क्लासिफिकेशन है, जिसमें कॉज क्या है? कॉज है टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर हमने क्लाइमेट का डिलिनेशन किया है, उसके क्लासिफिकेशन दिया है। अब आज की क्लास में शुरुआत करते हैं कोपेन के क्लासिफिकेशन से। देखिए, जैसा मैंने बताया कि कोपेन नाम था व्लादिमीर कोपेन। ये एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एम्पिरिकल मेथड से, यानी उन्होंने टेम्परेचर, रेनफॉल और रेनफॉल की सीजनैलिटी के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहली बार ये क्लासिफिकेशन 1918 में आया और बाद में धीरे धीरे इसमें काफ़ी समय पर परिवर्तन किए गए। बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन हैं, वो दिए गए और 1936 में आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कोपेन का, वो आया। 1936 के बाद कोपेन के क्लासिफिकेशन को कोपेन ग्रीगर पॉल क्लासिफिकेशन के नाम से जाने लगा, क्योंकि इन दोनों ने भी उसमें संशोधन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया और आज का जो व्यवस्थित क्लासिफिकेशन है वो हमारे सामने आया। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने की कि ये एक एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें तापमान, वर्षण और वर्षण के वितरण को अध्ययन करते हुए हमने क्लासिफिकेशन प्राप्त किया है। कोपेन का ऐसा मानना था कि किसी भी जगह जो जलवायु है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वेजिटेशन। तो जब हमने कोपेन का क्लासिफिकेशन देखा
इसमें हमने पाया कि कोपेन के जो क्लासिफिकेशन में क्लाइमेटिक रीजन्स की बाउंड्री है वो वेजिटेटिव बाउंड्री के इंक्लाइंड है, उसके ऊपर ही एसोसिएटेड है। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन में वेजिटेशन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु में वनस्पति जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जलवायु के तत्वों का। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार जो था कैंडोल द्वारा 1874 में दिया गया एक वेजिटेटिव रीजन्स का क्लासिफिकेशन है। कोपेन के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर के कारण प्रेशर, प्रेशर के कारण विंड्स एंड बहुत सारे अदर जो हमारे क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो वेजिटेशन को आधार मान के कैंडोल ने क्लासिफिकेशन दिया जिसमें टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता था। जैसे सबसे पहले इक्वेटोरियल एरिया को उसने एक नाम दिया जिसको कहते हैं मेगाथर्म। मेगाथर्म यानी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है। हम जानते हैं कि इक्वेटर के आसपास जहाँ पे साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं बहुत गर्मी होती है, इस रीजन को उसने नाम दिया मेगाथर्म। उसके बाद आया ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट रीजन वो वाला रीजन था जहाँ पर टेम्परेचर ईयर राउंड बहुत हाई था और डेजर्ट लाइक कंडीशन थी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत कम थी, जिसलिए इसको ज़ीरोफाइटिक रीजन कहा गया, डेजर्टिक रीजन ये है। इसके बाद जब थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं, मिड लेटीट्यूड से थोड़ा सा और ऊपर, तो हमारा एक रीजन आता है जिसको हम मेसोथर्म कहते हैं। ये मेसोथर्म वो था जहाँ पर एरिडिटी उतनी नहीं थी लेकिन टेम्परेचर जो था फिनोमिनली एवरेज से ऊपर था, तो इसको कहा मेसोथर्म, यानी टेम्परेचर बीच की स्थिति में था। इससे जब और ऊपर चलते हैं तो सूर्य की किरणें और तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक रीजन, वेजिटेटिव रीजन कैंडोल ने आइडेंटिफाई किया जिसको कहा माइक्रोथर्म, जहाँ पे टेम्परेचर कम मिलता है। जब हम उससे और ऊपर जाते हैं, टुंड्रा रीजन में जाते हैं, तो वहाँ पर एक शब्द आया हेकिस्टोथर्म, जो बर्फ़ को इंडिकेट करता है, जो आइसी, जो चिलिंग रीजन है, जहाँ पे चिल्ड रहती है, साल भर ठंड रहती है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है हेकिस्टोथर्म। ये वो एरिया था जहाँ पर वर्ष भर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इन जो 5 ये शब्द हैं, मेगाथर्म, ज़ीरोफाइट्स, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है कोपेन के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। यहाँ जो स्टूडेंट ज्योग्राफी से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ ये हेकिस्टोथर्म बार बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किस रीजन को आइडेंटिफाई करता है वर्ड हेकिस्टोथर्म। तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि हेकिस्टोथर्म आइस रीजन को, यानी ऐसा रीजन जहाँ ईयर राउंड कोल्ड क्लाइमेट रहती है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है हेकिस्टोथर्म। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जो है उसमें कोडिंग की गई है। कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को भी सिंबॉलिक नेम दें, सेम उसी प्रकार का कोपेन का क्लासिफिकेशन है जिसमें 6 इंपॉर्टेंट कैपिटल लेटर्स हैं इंग्लिश के जिनको कोड के लिए यूज़ किया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का एंड एच तक क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ए जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि एक रीजन है जो इक्वेटर के आजू बाजू होता है, जहां साल भर बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसको मेगाथर्म कहा था कैंडोल ने। तो ए रीजन को कोपेन ने ए से क्लासिफाई किया है, उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों को। अब देखिए बीइंग स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसको याद करना है और समझना भी है, तो अभी हम ए के बाद बी को हटा देते हैं, क्योंकि बी का जो एसोसिएशन है, जो बी रीजन क्लासिफाई किया गया है, वो रादर देन टेम्परेचर, उसमें ह्यूमिडिटी की एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अभी एक बार इसको आप इग्नोर करें। तो ए के बाद देखते हैं सी आता है मेसोथर्म, जहाँ ज़्यादा तापमान था, मेगाथर्म था ए में, सी में तापमान बीच का होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, तो इसको सी कहते हैं, समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र।
इससे थोड़ा सा और आगे चलें तो डी आप जानते हैं, और हायर रीचेस पे, हायर एल्टीट्यूड्स पर या हायर लेटीट्यूड्स पर आता है ये क्षेत्र, जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या ऊंचाई के कारण ठंड रहती है, तो तापमान कम हो जाता है। इससे यदि और ऊपर चलें तो पोलर रीजन आता है, जिसको हेकिस्टोथर्म हमने पीछे पढ़ा। यहाँ पे कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, साल भर तापमान कम रहता है। और कोपेन ने एक और वर्ड दिया एच, जो हाईलैंड क्लाइमेट्स को दिखाता है, वो उन जगहों की जलवायु को दिखाता है जो ऊंचे स्थान होते हैं। आप जानते हैं ऊंचाई के साथ जलवायु बदलती जाती है, साल भर ठंड पड़ती है, वर्षा भी उसी अनुपात में कम होती जाती है, वर्षण का रूप बदलता जाता है, तो इसलिए उसने एच क्लासीफाई किया। अब इन सब को देखने के बाद एक बार हम बी देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ ए, सी, डी, ई और एच है, इनमें जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पे क्लासीफाई किया गया वो हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल की सीजनैलिटी। वहीं जब हम बी को देखते हैं तो बी में टेम्परेचर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो आप यदि बी को देखें तो बी वो एरियाज़ हैं ग्लोबली जो कॉन्टिनेंटल हैं, जो बहुत अंदर स्थित हैं, सागर से बहुत दूर हैं, और वहीं जहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस मिलती हैं। कोपेन की क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने पीछे बताया कि रेनफॉल भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जहाँ पीछे हमने टेम्परेचर से इंडिकेट किए कुछ कैपिटल लेटर्स, हमने ए, बी, सी, डी इस तरह कुछ यूज़ किए। अब हम स्मॉल लेटर्स से रेनफॉल और रेनफॉल की सीजनैलिटी के ऊपर भी बात करते हैं। तो कोपेन ने जो दूसरे क्रम के जो सेकेंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन जो किया, उसमें रेनफॉल की सीजनैलिटी को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल लेटर्स में एफ, एस, डब्ल्यू और एम अक्षर यूज़ किए। एफ उन स्थानों को कहा गया जहाँ पर साल भर वर्षा होती है। तो आप इमेजिन करें कि ऐसे स्थान जो इक्वेटर के ऊपर हैं जहाँ साल भर वर्षा होती है, उनके आगे एफ वर्ड लगा मिलेगा। उसी तरह एस जहाँ लिखा है स्मॉल एस है, ये एस स्टैंड फॉर ऐसे एरियाज जो कि समर ड्राई होती है। डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई, और उसी तरह स्मॉल एम यानी मॉनसूनल रीजन को आइडेंटिफाई करने वाला एक अक्षर है, एक कोड है। अब आगे यदि चले, यदि हम इसी क्लासिफिकेशन में बी को देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि बी जो है वो सबसे अलग है। बी को यदि देखें तो बी के लिए कोपेन ने कैपिटल डब्ल्यू ऐसे रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बहुत ज़्यादा गर्म है और जहाँ पे वर्षा नामात्र के लिए ही होती है यूज़ किया। वहीं कैपिटल एस ऐसी जलवायु के लिए यूज़ किया जो बी क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलती है। अब स्टेपी प्रकार की जलवायु वो होती है बच्चों जहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा बहुत ही अनस्टेबल होती है, बहुत थोड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ घास के मैदान मिलते हैं, वृक्ष नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से बी के लिए डब्ल्यू और एस का उसने सब क्लासिफिकेशन किया है। तो ये आपके सामने मानचित्र है कोपेन का क्लासिफिकेशन। देखिए आपके सामने अलग अलग कलर से अलग अलग प्रकार के जो एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। जहाँ ब्लू है वो ए रीजन है। अब ए के फर्दर क्लासिफिकेशन है, हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ए एफ तो बड़ा ही सिंपल है, आपको कोड याद होने चाहिए। ए जो था मेगाथर्म था और एफ ऐसे एरिया को इंडिकेट करता था जहाँ पर साल भर वर्षा होती है। तो जहाँ जहाँ नीले रंग का आप देख पा रहे हैं स्पॉट्स जो हैं वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे साल भर गर्मी रहती है लेकिन वर्षा भी साल भर होती है। वहीं ए एम यदि देखें तो ए एम वो एरिया था जो बहुत गर्म है और जहाँ पे मानसून टाइप क्लाइमेट मिलती है। तो आप देखेंगे जो नीला कलर ए एम से एसोसिएटेड है, जो जहाँ जहाँ दिखाया गया है वहाँ सभी जगह मानसूनल क्लाइमेट मिलती है। वहीं जब हम ए डब्ल्यू की बात करें, ए डब्ल्यू ऐसा एरिया जहाँ गर्मी पड़ती है और साल भर गर्मी पड़ती है और विंटर जो है जो थोड़ा बहुत समय होता है वो ड्राई होता है। तो ए डब्ल्यू उस तरह से क्लासीफाई किया। तो इस तरह आपको क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन में पहला अक्षर और बाद में जो छोटे अक्षर हमने पढ़े हैं उनको भी आपको याद करना है और इस तरह उसकी मैपिंग को आपने पढ़ना है।
आगे देखिए कि कोपेन के जो क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड लेवल पर, सबसे पहला एरिया जो था ए से जो प्रकार की जलवायु थी, जिसको उष्णकटिबंधीय जलवायु हम जानते हैं, जहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है जो कि सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। इसको फर्दर सब डिवाइड किया ए एफ यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ साल भर वर्षा होती है, ए एम यानी ऐसे एरिया जहाँ ज़्यादातर वर्षा मॉनसूनल होती है, गर्मियों में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। वहीं यदि हम इसके आगे देखें तो एक ए को और क्लासिफाई किया है ए डब्ल्यू, जहाँ पर जो बारिश होती है वो विंटर ड्राई होती है, यानी बारिश जो होती है समर्स में होती है, और इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ए डब्ल्यू के नाम से उनको इंडिकेट किया है। आगे यदि देखें तो जो कोपेन का बी वाला क्षेत्र था, जिसमें शुष्क जब क्षेत्र थे ये, जहाँ पर गर्मी तो बहुत पड़ती है लेकिन वर्षा की मात्रा जो है बहुत ही कम और बिल्कुल ही इरेटिक रेनफॉल होती है, तो इसको बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के और बी डब्ल्यू के से क्लासीफाई किया है। तो पहला क्षेत्र बी एस एच, तो आप जानते हैं बी शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों को दिखाता है, एस स्टेपी वालों को दिखाता है। तो इस तरह बी एस एच बना उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु वाले क्षेत्र, बी डब्ल्यू एच बना उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वो, वहीं बी एस के वो बना जो मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु वाले, और बी डब्ल्यू के मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थल हैं उनको दिखाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि स्टेपी जो टाइप, जहाँ पे कैपिटल एस लिखा है बी के अंदर, वो सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, कम वर्षा होती है, सीजन जो है वर्षा का छोटा होता है और सिर्फ इतनी ही वर्षा हो पाती है जहाँ घास के मैदान उग सके। जहाँ हम डब्लू देखें तो डब्लू वो क्षेत्र हैं जो बहुत गर्म है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इस तरह बी शुष्कता के आधार पर क्लासिफाई किया गया क्षेत्र है। जब हम सी को देखते हैं तो सी ऐसे क्षेत्र हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय, जहाँ तापमान जो है ए के कंपैरिजन में या बी के कंपैरिजन में कम मिलता है। वर्ष का एक समय जो है गर्म होता है और दूसरा समय ठंडा होता है। ये जनरली वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में जाने के कारण अपनी स्थिति बदल लेती हैं। यदि हम यहाँ देखें तो इसको 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर सर्दियाँ शुष्क होती हैं और गर्मियाँ उष्ण होती हैं। वहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रकार की जलवायु क्षेत्र जिसको CS कहते हैं, जिसको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी खास बात होती है कि यहाँ पर समर ड्राई होता है, विंटर रेनफॉल होती है, जिसके कारण एक विशिष्ट प्रकार का जलवायु प्रदेश बनता है। और आप देखेंगे कि यूरोप के जो ग्रीस है या भूमध्य सागर के आजू बाजू वाले सभी क्षेत्र हैं, इटली है, यहाँ सभी जगह इस प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसमें जो रेनफॉल है वो विंटर्स में होती है। इसके यदि अलावा देखें तो एक ऐसी क्षेत्र मिलता है जिसको CFA कहते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो लगभग अनुपस्थित होती है। वर्षा साल भर होती है लेकिन उसका वितरण लगभग समान रहता है। वहीं CFB ऐसे समुद्री क्षेत्र होते हैं जो मूल रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां साल भर वर्षा होती है लेकिन बारिश जो है सर्दियों में वर्ष के अन्य मौसम के तुलना में अधिक होती है। वहीं हम अगर देखें तो डी जलवायु वाले क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ये मूल रूप से 2 क्षेत्र हैं जिसको DF और DW के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। DF जो है आर्द्र जाड़ों से युक्त जलवायु होती है, जहाँ पर जो शीत ऋतु है वहाँ पर वर्षा होती है, लगभग साल भर सभी जगह वर्षा होती है। वहीं जो DW है वहाँ पर बारिश जो होती है सर्दियों में नहीं होती है, साल के अन्य समय बारिश होती है। तो DF एंड DW डी जलवायु वाले क्षेत्र, जो ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, उसको इंडिकेट करने वाले 2 सब क्लासिफाई किए जाते हैं।
वहीं यदि हम आगे देखें तो ई जलवायु वाले क्षेत्र, ई जलवायु वाले वो क्षेत्र हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जिसमें एक को कहते हैं ई टी और एक को कहते हैं ई एफ। ये टुंड्रा और आइस कैप वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जो वर्षा है वो बर्फ़ के रूप में होती है, वर्षा थोड़ी होती है और ज़्यादातर समय जो है कम तापमान के कारण फ्रीजिंग लाइक कंडीशन होती है। अभी जैसा हमने पीछे देखा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें ए बी सी डी और एच का प्रयोग किया गया, तो यहाँ आपके सामने मेन क्लासिफिकेशन का मेन लेटर और उसके सब क्लासिफिकेशन करके दिखाया है। सबसे पहला है ए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। ये वो क्षेत्र हैं जो इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र हैं, जो आप देखें इक्वेटर से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर साल भर जो है गर्मी पड़ती है, साल भर का औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है और रोज़ बारिश होती है। बारिश की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर इसको ए एफ यानी वो क्षेत्र जहाँ साल भर वर्षा होती है, ए एम यानी वो क्षेत्र जहाँ पे मानसूनी टाइप वर्षा होती है, और ए डब्ल्यू जिसमें वर्षा जो है शीत ऋतु में नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को ए डब्ल्यू क्लासीफाई किया जाता है। जब हम बी क्षेत्र की बात करते हैं तो बी क्षेत्र ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स हैं जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा कम होती है, एरिडिटी मिलती है, और ये मूल रूप से वो क्षेत्र हैं जो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में मिलते हैं या महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलते हैं जहाँ ये पर्वतों से घिरे होते हैं, जिसके कारण यहाँ आर्द्र हवाएं नहीं पहुँच पाती और वर्षा न मात्र के लिए ही होती है। तो इस क्षेत्र में यानी बी क्लाइमेटिक रीजन में वर्षा आर्द्रता बहुत ही कम मिलती है। इसको हम BWH यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में या स्टेपी जहाँ पे थोड़ी अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों तक क्लासीफाई करते हैं। जब हम वार्म रीजन्स की बात करते हैं यानी BWH की बात करते हैं, यहाँ पर साल भर पानी की कमी होती है। यहाँ जो वेजिटेशन मिलती है वो मूल रूप से वो वेजिटेशन मिलती है जिसको हम ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन कहते हैं, जिनमें नमी की कमी से लड़ने की शक्ति होती है, वो सूखे में भी उग जाती हैं। BWH जो क्लाइमेट है उसमें जो H वर्ड है वो ऐसे जगह को दिखाता है जहाँ पर वार्षिक जो तापमान है वो 18 डिग्री से कम होता है, और K ऐसे क्षेत्र को दिखाता है जहाँ पर औसत तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यदि हम BSH की बात करें, ये वो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा BWH की तुलना में अधिक होती है। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ घास के मैदान मिलते हैं, बड़े जंगल नहीं होते और रेगिस्तानी शुष्क क्षेत्र में क्लासीफाई किए जाते हैं। इसके आगे यदि देखें तो थोड़ा सा और जो हम हायर लेटीट्यूड्स पे जाएं तो एरिया आता है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट। ये वो क्षेत्र हैं बच्चों जो हमारी वायुदाब पेटियां हैं उनके स्थान बदलने के कारण ये बनते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में जाता है या सूर्य दक्षिणायन में जाता है तो वायुदाब पेटियां थोड़ा थोड़ा स्थान बदल लेती हैं अपना नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, जिसके कारण इस क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती, सामान्य सी गर्मी होती है, जिसको हम मूल रूप से 3 क्षेत्रों में CS, CW और CF में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और जो शॉर्ट नोट के लिए आपके यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है CS क्लाइमेट। ये CS क्लाइमेट महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे मिलती है जो 30 से 45 डिग्री के आसपास होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहाँ पर जो समर है वो ड्राई होता है, लेकिन रेनफॉल जो है विंटर्स में होती है, जिसके कारण यहाँ अलग प्रकार की जलवायु मिलती है और अलग प्रकार की खेतीबाड़ी होती है, जिसको हम मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर कहते हैं। ये एग्रीकल्चर सिट्रस फ्रूट्स के लिए जानी जाती है, अंगूरों की खेती के लिए या लेमन जो टाइप फ्रूट्स होते हैं उनके लिए जानी जाती है। इसका विस्तार जो भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड, चिली, न्यूजीलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में इसका प्रसार मिलता है। यदि हम और ऊपर चलें अपने
हायर एल्टीट्यूड्स पर और हायर लेटीट्यूड्स पे तो 50 to 70 डिग्री जो हमारे लेटीट्यूड्स हैं वहाँ पर बहुत ही ठंडी और कठोर जलवायु मिलती है, जो DF और DW के रूप में क्लासीफाई होती है, जिसको मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट कहते हैं। इससे भी यदि ऊपर चलें तो बिल्कुल पोलर एरिया आता है। हम जानते हैं पोलर एरिया में जो ज़्यादातर समय है बर्फ़ जमी रहती है। जो साल का सबसे गर्म महीना होता है उसका औसत तापमान भी बहुत कम होता है, लगभग 10 डिग्री के आसपास, जिसके कारण यहाँ पर जो वनस्पति है वो न मात्र के लिए मिलती है, अलग तरह की कॉर्निफेरस टाइप वेजिटेशन मिलती है। और ये पोलर एरिया ET एंड EF के रूप में क्लासीफाई होते हैं। यदि आप देखें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, एशिया, साइबेरिया का जो क्षेत्र है मूल रूप से वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु मिलती है। कोपेन के क्लासिफिकेशन में एक H प्रकार की जलवायु भी मिलती है, जो मूल रूप से उन स्थानों पे मिलती है जो ऊंचाई वाले हैं, माउंटेनियस रीजन हैं, जो हाईलैंड क्लाइमेट हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जाने के साथ साथ वायुदाब, तापमान सब कुछ प्रभावित होता है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों की जो जलवायु है वो अन्य स्थानों की तुलना में अलग मिलती है, इसीलिए इसको H से क्लासीफाई किया जाता है, यानी हाईलैंड क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए कोपेन, जैसा मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटोलॉजी में एक बहुत ही अहम योगदान है इनका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में। ये क्लाइमेटोलॉजी में दिया गया पहला क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था जो मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस लिए हुए था, इसीलिए कोपेन का जो क्लाइमेटोलॉजी में योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की मेरिट्स देखें तो कोपेन द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल सरल है, सहज है और विस्तृत है। लगभग सभी एरियाज़ को ये क्लासिफाई करता है। हमारे पास सिंपल वे में एक कोडिंग देता है जो आसानी से याद हो जाती है। आगे यदि देखें तो कोपेन ने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव रीजन्स का बहुत ही सही उपयोग किया है। आज हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की जो वनस्पति है उस पर जलवायु का एक अहम योगदान होता है, निर्धारण करता है कि किस प्रकार का क्लाइमेट होगा तो वहाँ उसी प्रकार की वेजिटेशन बनती है। तो कोपेन ने वेजिटेशन का भी बहुत सही उपयोग किया है। कोपेन ने एक बड़े क्लाइमेटिक रीजन में छोटे छोटे जो सब क्लासिफिकेशन दिए हैं वो क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए दिए हैं, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि हम जब सब क्लाइमेटिक रीजन्स की स्टडी करते हैं तो कोपेन की क्लासिफिकेशन बहुत काम आता है। कोपेन, जैसा मैंने बताया कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन दिया, मॉडर्न साइंटिफिक जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे आगे थॉर्नवेट, ट्रिवार्था, बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया। तो कोपेन का योगदान है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन में और ख़ासतौर से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में एक नई रेस शुरू की, नए प्रकार के और रिफाइंड और कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस इसके बाद आए। अब जहाँ तक कोपेन के अच्छाइयाँ हमने देखी तो कोपेन का क्लासिफिकेशन जो है उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स भी हैं। यदि हम इन डीमेरिट्स को देखें तो सबसे पहले कि जलवायु का वर्गीकरण जो है बिल्कुल सीमित तत्वों पर है। हम जानते हैं कि कोपेन जो है वो उसने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, रेनफॉल की अमाउंट और रेनफॉल की सीजनैलिटी। तो इन तीनों को ही हम देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें वायुदाब है जिसको इसने इग्नोर किया, बादल हैं, हवा की दिशा है, इन सभी को कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कुछ सीमित तत्वों पर ही आधारित है। आगे यदि चलें तो कोपेन के क्लासिफिकेशन में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए कई लोग इसको कहते हैं कि ये इतना साइंटिफिक नहीं है क्योंकि मैथमेटिकली ये डिराइव्ड नहीं है। कोपेन ने बहुत सारे स्थानीय तत्वों, जो किसी भी जगह पर स्थानीय तत्व होते हैं, जैसे स्थल और जल का वितरण या उस स्थान की ऊंचाई जो है उसको ध्यान में नहीं रखा, उसके प्रभावों को किसी स्थान की जलवायु पर ध्यान नहीं दिया, जो इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है। कोपेन के क्लासिफिकेशन का एक और जो सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है वो है कि कोपेन द्वारा कोई भी विस्तृत विश्वव्यापी मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
ऑल्दो अभी पीछे हमने देखा कि एक मानचित्र के ऊपर हमने कोपेन के बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े, लेकिन कोपेन ने स्वयं कोई मानचित्र नहीं दिया, जो उसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम वैश्विक स्तर पे देखें, हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु में जल थल का जो वितरण है, लैंड एंड वाटर बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में इस लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को भी इग्नोर किया, जो इसकी एक और कमी मानी जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा क्लास थी, इस क्लास में हमने कोपेन के क्लासिफिकेशन को डिटेल्ड वे में देखा। हमने उसके मेन क्लासिफिकेशन, उसके सब क्लासिफिकेशन को देखा, हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखी। अब आपके सामने स्लाइड पर कुछ क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, इनको हमने पीछे डिस्कस किया है। आप इनको क्लास के बाद लिखने की कोशिश करें। कोई भी यदि आपके प्रश्न बचते हैं जिनका आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाए। तो इस तरह आप सभी को याद रखना चाहिए कि कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्लाइमेटोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो 1918 में आया और आज तक बहुत ही सामयिक है। किसी भी स्थान की जब हम जलवायु की बात करते हैं, यदि हम उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो कोपेन का क्लासिफिकेशन एक मजबूत आधार प्रदान करता है, ताकि हम जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझ पाएं और उनकी व्याख्या कर पाएं। तो इस तरह आज की क्लास में इतना ही। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।